आने की शुरुआत में हम कैरोल को देखते हैं, जो एक व खाली स्टोर के अंदर जागे रहने के लिए जो भी दवा या एनर्जी ड्रिंक मिल सके उसे ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। बाहर खतरनाक इन्फेक्टेड लोग लगातार दरवाजे पर हमला कर रहे होते हैं, जैसे वे किसी भी तरह उस तक पहुंचना चाहते हो। ये सारा कहराम कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, जब एक स्पेस शटल धरती पर वापसी के दौरान अचानक धमाके से फट गई और उसके टुकड़े अमेरिका की कई स्टेट्स में बिखर गए। मीडिया तुरंत इस खबर को कवर करता है और कहता है कि यह एक एलियन इन्वेजन की निशानी हो सकती है। ज्यादातर लोग डर के मारे उस मलबे को छूने से बचते हैं, लेकिन कई मौकापरस्त लोग उसे ईबे पर बेचने लगते हैं। इसी दौरान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का चीफ जॉर्ज एक क्रैश साइट पर पहुंचता है ताकि इन्वेस्टिगेशन कर सके। वहां वह देखता है कि एक टुकड़ा एक रहस्यमय जराथीम ऑर्गेनिज्म से कॉन्टेमिनेटेड है, जो बहुत ज्यादा रेडिएशन सह सकता है और बेहद तेजी से मल्टीप्लाई होता है, जिससे लगता है कि वह किसी दूसरे प्लेनेट से आया है। लौटते वक्त जॉर्ज गलती से मलबे के एक छोटे से हिस्से को छू लेता है और उसकी उंगली कट जाती है, लेकिन वह इसे इग्नोर कर देता है। उसी रात जब जॉर्ज घर पहुंचता है तो उसका कुत्ता बिना वजह गुर्राने लगता है, मगर वह उसे नजरअंदाज करके सो जाता है। कुछ ही देर में उसके शरीर से जबरदस्त पसीना निकलने लगता है और उसके चेहरे पर अजीब सेल्यूलर चेंजेस होने लगती हैं, जैसे किसी और ताकत ने उस पर कंट्रोल पा लिया हो। दूसरी तरफ जॉर्ज की पहली बीवी कैरोल अपने बेटे ऑलिवर को डरावने सपने से चीखता हुआ सुनती है और पूरी रात उसे तसल्ली देती रहती है। अगली सुबह कैरोल को जॉर्ज की कॉल आती है, जिसमें वह अपने बेटे से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, जो उसके लिए बिल्कुल अनयूजुअल होता है। इसलिए कैरोल मना करके फोन काट देती है। इसके बाद वह ऑलिवर को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस जाती है, जहां वह एक साइकाइट्रिस्ट के तौर पर काम करती है। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने बेस्ट फ्रेंड बेन से होती है, जो एक डॉक्टर है और उसे बताता है कि गवर्नमेंट कुछ न कुछ छुपा रही है, क्योंकि क्रैश साइट के सारे इन्वेस्टिगेटर्स ने इस्तीफा दे दिया है। कैरोल को पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं होती और वह जॉर्ज की शिकायत करने लगती है। ऑफिस पहुंचकर कैरोल अपनी पहली पेशेंट वेंडी से मिलती है, जो बताती है कि उसका हस्बैंड पिछले कुछ दिनों से अजीब बिहेवियर कर रहा है। जब वह घर आया तो उनका आमतौर पर फ्रेंडली कुत्ता बिना वजह उस पर गुर्राने लगा और उसके हस्बैंड ने बिना किसी इमोशन के उस कुत्ते को मार डाला। खानदान का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है, हालांकि मालिक कहता है कि वह आमतौर पर डोसाइल है। सब लोग वहां से जाने लगते हैं, मगर अचानक कुत्ता एक बच्चे पर झपट पड़ता है और उसे गिरा देता है। हैरानी की बात यह होती है कि बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि वह अपने हाथों से कुत्ते का मुंह पकड़ लेता है, यहाँ तक कि मालिक उसे हटा लेता है। बाद में पता चलता है कि बच्चा जख्मी तो है, मगर उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होते। सब लोग वापस कैरोल के घर आ जाते हैं, जहाँ बच्चे अपनी कैंडी बांट रहे होते हैं और पड़ोसन कहती है कि उसका बेटा भी अजीब व्यवहार कर रहा है, जैसे उसके जैज बात खत्म हो गए हों। अचानक दूसरे कमरे से ऑलिवर के चिल्लाने की आवाज आती है और जब कैरोल वहाँ जाती है तो वह उसके हाथ से निकलती हुई एक अजीब फ्लैश जैसी चीज देखती है, जो उसने कैंडी में से निकाली थी। अगली सुबह कैरोल सड़क पर एक डरती हुई औरत को भागते हुए देखती है, मगर उसे नजरअंदाज कर देती है। फिर वह वही अजीब चीज बेन के पास ले जाती है, जो उसे अपने साइंटिस्ट दोस्त स्टीफन को दिखाता है और कहता है कि एनालिसिस में समय लगेगा। इसी दौरान पूरे देश में एक रहस्यमय वायरस फैलने लगता है। रोजाना कई मौतें होती हैं, मगर कारण किसी को पता नहीं होता। यहाँ तक कि राजधानी में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ जॉर्ज बताता है कि वायरस बेमिसाल स्पीड से फैल रहा है और अगर कुछ नहीं किया गया तो देश रिसेशन में चला जाएगा, और वह समाधान के रूप में इनोकुलेशन की बात करता है। इसी दौरान कई प्रभावित वेटर्स मेहमानों को टी परोसने से पहले उसी में उल्टी कर देते हैं। अस्पताल से निकलते हुए कैरोल एक होमलेस आदमी को सड़क पर कन्वल्शन पड़ते देखती है, जिसकी मदद की जा रही होती है। ऑफिस पहुंचकर वह हैरान रह जाती है जब वेंडी का पति वहां आता है और बिना किसी इमोशन के कहता है कि जब तक वह अपनी पत्नी से नहीं मिलता वह नहीं जाएगा, जिस पर कैरोल तुरंत वेंडी को फोन करके चेतावनी देती है और उसे इमारत में आने से बचा लेती है। बाद में वेंडी टैक्सी लेकर अपनी बहन के घर चली जाती है। उसी रात कैरोल मुश्किल दिल के साथ ऑलिवर को उसके पिता जॉर्ज के पास भेजने का फैसला करती है और रास्ते में एक डरती हुई औरत अचानक सड़क के बीच आ जाती है। कैरोल समय पर ब्रेक लगाती है, मगर वह औरत कुछ कहने से पहले ही एक कार की टक्कर से मर जाती है और कैरोल देखती है कि ड्राइवर के चेहरे पर भी कोई इमोशंस नहीं होते। पुलिस आने पर कैरोल गवाही देना चाहती है, मगर पुलिस चीफ उसे बस घर जाने को कहता है और कहता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, जो कैरोल को बहुत अजीब लगता है। कुछ देर बाद वह ऑलिवर को जॉर्ज के घर छोड़ देती है और महसूस करती है कि उसका पूर्व पति भी किसी तरह का इमोशन नहीं दिखाता। बाद में कैरोल बेन के साथ एक बहुत ही एलिगेंट पार्टी में जाती है, जहां वे डिप्लोमेट बेलिचेक, उसकी पत्नी लुडमीला और डॉक्टर जुरिश के साथ एक फिलोसॉफिकल बातचीत करते हैं। पार्टी के बाद बेन कैरोल को घर छोड़ता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, मगर कैरोल तुरंत उसे रोक देती है क्योंकि वह अपनी फ्रेंडशिप खराब नहीं करना चाहती। घर के अंदर आकर कैरोल ऑलिवर को मैसेज भेजती है और अचानक दरवाजे पर किसी की आवाज सुनती है। जब वह दरवाजा थोड़ा सा खोलती है तो एक आदमी सेंसस के सवाल पूछता नजर आता है, जो उस समय रात में आना बहुत अजीब होता है। कैरोल दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है,
मगर वह आदमी हाथ अंदर डाल देता है और दोनों के बीच स्ट्रगल शुरू हो जाती है। आखिरकार कैरोल दरवाजा बंद करने में सफल हो जाती है और वह आदमी चला जाता है। दूसरी तरफ ओलिवर अपने दोस्त जीन के साथ खेल रहा होता है, जो कहता है कि उसका पिता अजीब व्यवहार कर रहा है और ओलिवर भी यही महसूस करता है। घर वापस आकर ओलिवर देखता है कि जॉर्ज उसके लिए एक खास ड्रिंक तैयार कर रहा है। अगली सुबह कैरोल सड़कों पर बहुत से लोगों को वेकेंट स्टेयर्स के साथ देखती है, जैसे उनकी सोल छीन ली गई हो, और ऑफिस पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके सभी पेशेंट्स ने आज की अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी हैं। वह वेंडी को फोन करती है, मगर फोन उसका पति उठाकर कहता है कि सब कुछ ठीक है, जिससे कैरोल को यकीन हो जाता है कि वायरस लोगों को कंट्रोल कर रहा है। रिसर्च शुरू करते हुए उसकी सेक्रेटरी उसे चाय ऑफर करती है, मगर पीने से पहले बेन का फोन आता है जो बताता है कि अजीब स्किन के टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं। कैरोल तुरंत लैब पहुंचती है, जहां स्टीफन बताता है कि यह स्किन विभिन्न मॉलिक्यूलर स्पोर्स से बनी है जो नींद के दौरान मानव ब्रेन पर कब्जा कर लेती हैं और जेनेटिक कोड बदल देती हैं। यानी बचने का ओनली वे यह है कि वह जागती रहे। तरीका यह है कि लोग जागते रहें जब तक क्योर न मिल जाए। उसी समय लुडमिला बेन को फोन करती है और बताती है कि जूरिश अजीब व्यवहार कर रहा है, जिस पर तीनों तुरंत उसके घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में कैरल देखती है कि सड़क पर लोग नए वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन के लिए लंबी लाइनों में खड़े हैं और जूरिश के घर पहुंचकर वे उसे बिस्तर पर एक डरावने ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता देख पाते हैं। कैरल फोटो लेने की कोशिश करती है, मगर अचानक वह डरावना आदमी जाग कर उस पर हमला कर देता है। बेन तुरंत उसे धक्का देता है। जूरिश अजीब वॉमिट करता है और मर जाता है। इस घटना के बाद कैरल को गहरी चिंता होती है कि कहीं उसका बेटा भी इस केओस में खतरे में न हो, और वह तुरंत ओलिवर को ढूंढने जॉर्ज के घर पहुंचती है, जहां वह देखती है कि जॉर्ज एक मीटिंग में व्यस्त है। जॉर्ज अपने एसोसिएट्स के साथ होता है और कैरल तुरंत अपने बेटे के बारे में पूछती है। जॉर्ज कहता है कि ओलिवर जीन के घर खेल रहा है, मगर कैरल को इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं आता और वह पूरा घर ओलिवर को सर्च करना शुरू कर देती है। उसी समय मीटिंग में मौजूद लोग कैरल को घेर लेते हैं। वह घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है, मगर जॉर्ज तुरंत उसे जमीन पर टैकल कर लेता है और अपने सलाइवा से उसे इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से कैरल उसे धक्का देकर पीछे के दरवाजे से एस्केप हो जाती है। वह पड़ोसियों से मदद मांगती है, मगर पता चलता है कि वे भी सब इन्फेक्टेड हैं। वह अपनी कार तक पहुंचती है, मगर सड़क हर तरफ से ब्लॉक्ड होती है और कार क्रैश हो जाती है। कार से निकलते ही इन्फेक्टेड लोगों का एक समूह उसका पीछा करने लगता है। आखिरकार वह मेन एवेन्यू तक पहुंचती है और मदद मांगती है, मगर कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। डेस्परेट वह सबवे स्टेशन में प्रवेश करती है, ट्रेन में बैठती है और देखती है कि सभी पैसेंजर्स के चेहरे पर वही वेकेंट एक्सप्रेशन है। उसी समय उसके फोन पर ओलिवर का मैसेज आता है कि जॉर्ज ने उसे कहीं छिपा दिया है और उसे बचाए। यह पढ़कर कैरल लगभग टूट जाती है। एक पैसेंजर उसे बताता है कि वह इन्फेक्टेड नहीं है और सभी लोग बिना इमोशंस के ऐसे दिखा रहे हैं ताकि इन्फेक्टेड लोग उन्हें नजरअंदाज करें, और वह कैरल को भी यही करने की सलाह देता है। अचानक इन्फेक्टेड लोगों का एक समूह ट्रेन में प्रवेश कर जाता है। सभी पैसेंजर्स ट्रेन के आखिरी हिस्से में भागकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, मगर इन्फेक्टेड लोग इमरजेंसी बटन दबाकर ट्रेन रोक देते हैं और दरवाजा तोड़ने लगते हैं। तब कैरल पीछे का दरवाजा खोलकर ट्रेन से जंप लगाती है और बच निकलती है। वह टनल में दौड़ती हुई एक स्टेशन के लॉकर रूम तक पहुंचती है। वहां एक गार्ड आता है तो डर के मारे वह गलती से फायर कर देती है। डर से कैरल अपनी गन फेंक देती है और स्टेशन में खाली चेहरे के साथ चलने लगती है ताकि खुद को इन्फेक्टेड दिखा सके। बाहर सड़क पर वह देखती है कि पुलिस अनइन्फेक्टेड सिटीजन्स को जबरदस्ती वैक्सीन लगवा रहे हैं, जो वास्तव में जॉर्ज की वायरस स्प्रेड करने की चाल थी। उसी समय एक अनइन्फेक्टेड पुलिस ऑफिसर कैरल के चेहरे पर स्वेट देखकर कहता है कि तुरंत वहां से भाग जाए, क्योंकि यह उसकी पहचान बन सकता है। कैरल आगे बढ़ती है तो उसकी पड़ोसन सामने आती है और उसे इंजेक्शन लगाने की पेशकश करती है, मगर कैरल की एक्ट सफल हो जाती है और पड़ोसन मान लेती है कि उसे पहले ही वैक्सीन लग चुकी है। आखिर कैरोल दोबारा जॉर्ज के घर पहुंचती है, मगर घर बिल्कुल खाली होता है। वह दोबारा निकलने से पहले ओलिवर के लिए एक मैसेज छोड़ती है। रास्ते में वह लोगों के एक ग्रुप को देखती है जो एक जोड़े को खुदकशी करते हुए देख रहे होते हैं। कैरोल खुद को कंट्रोल में रखती है, कोई रिएक्शन नहीं देती और चलती रहती है, यहाँ तक कि बेलीचेक मैंशन पहुंच जाती है, जहां बेन और स्टीवन अब भी कुछ टेस्ट्स कर रहे होते हैं। थोड़ी बातचीत के बाद बेन डिसाइड करता है कि वह कैरोल की अपने बेटे को ढूंढने में मदद करेगा, जबकि स्टीवन और उसका असिस्टेंट वायरस का क्योर खोजने के लिए मैरीलैंड आके फोर्ट डीट्रिक जाने की तैयारी करते हैं। और यह भी तय होता है कि वे स्लीप नहीं करेंगे क्योंकि सोने से इन्फेक्शन का खतरा है। इसी दौरान बेलीचेक वापस आता है और लुडमिला उसे हग करके ग्रीट करती है, मगर बेलीचेक इन्फेक्टेड होता है और संभावित इंट्रूडर्स से डरकर गार्ड्स के एक ग्रुप को अंदर
बुला लेता है। खुशी की बात यह है कि कैरोल और बाकी लोग ये सब सिक्योरिटी कैमरास पर देख लेते हैं और पिछले डोर से एस्केप कर जाते हैं। सड़क पर पहुंचकर वे देखते हैं कि वेंडी को इन्फेक्टेड पुलिस जबरदस्ती ले जा रही है। वेंडी चिल्लाती है कि वह स्लीप कर चुकी थी और अब भी ठीक है, मगर पुलिस फिर भी उसे मार पीटती है। उसके बाद ग्रुप अलग हो जाता है। कैरोल और बेन वेंडी की बातों पर गौर करते हैं और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी तरह वेंडी में वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो चुकी है। फिर दोनों को एक मृत पुलिस ऑफिसर मिलता है। वे उसकी कार लेकर कैरोल के ऑफिस पहुंचते हैं, जहां वेंडी की मेडिकल प्रोफाइल खोजी जाती है। बेन को पता चलता है कि वेंडी को दिमाग की बीमारी एंसेफेलाइटिस थी, इसीलिए वह वायरस से सुरक्षित रही, क्योंकि वायरस केवल स्वस्थ दिमागों पर हमला करता है ताकि खुद को बढ़ा सके। बेन तुरंत स्टीवन को लैब में कॉल कर इस नई जानकारी के बारे में बताता है, जबकि कैरोल को ओलिवर का एक और मैसेज मिलता है जिसमें बताया जाता है कि वह बाल्टीमोर में अपनी नानी के घर कैद है। डर के आलम में कैरोल बेन को बताती है कि वह खुद भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है, मगर बेन उसे यकीन दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद बेन पागलों की तरह गाड़ी चलाता हुआ शहर की तरफ बढ़ता है, रोड ब्लॉक्स तोड़ता हुआ, यहाँ तक कि वह मजबूर होकर कैरोल को उतार देता है और पुलिस की अटेंशन अपनी तरफ कर लेता है। कैरोल पैदल चलती है। एक पुलिस ऑफिसर उसे रोकता है तो वह बिना किसी इमोशन के अपनी आईडी दिखाती है और उसे जाने दिया जाता है। आखिरकार कैरोल स्टेशन पहुंचती है, बाल्टीमोर जाने वाली ट्रेन लेती है और वहां टॉयलेट में छिप जाती है। नींद की कमी उस पर असर डालने लगती है और कैरोल को विजन्स आने लगते हैं, जैसे आईने में वह अपनी ही दूसरी शक्ल देखती है जो उस पर हमला करना चाहती है। वह वक्त पर जाग जाती है, अजीब सा फ्लैश अपने जिस्म से धोकर हटाती है और दरवाजा खोलती है तो सामने जीन होता है, जो बताता है कि उसने अपना परिवार खो दिया है और अब वह उसके परिवार का हिस्सा है। जीन बार बार कैरोल से कहता है कि वह स्लीप कर ले, मगर कैरोल दिखावा करती है कि वह सोएगी। बाल्टीमोर पहुंचने पर जीन फिर उस पर नजर रखता है और देखता है कि वह अपने जिस्म से और फ्लैश निकाल रही है, जिससे उसे शक हो जाता है। जॉर्ज कैरोल और जीन को अपनी माँ के घर ले जाता है, क्योंकि वह कैरोल की बेजज्बाती एक्टिंग पर यकीन कर लेता है। वहाँ ओलिवर मौजूद नहीं होता, मगर कैरोल परिवार के सामने अपना ड्रामा जारी रखती है। जब बेन का फोन आता है तो वह कोड लैंग्वेज में बात करती है और खुद को उसकी सेक्रेटरी बताती है। जैसे ही टकर काम पर जाता है, कैरोल घर की तलाशी लेती है और आखिरकार एक कमरे में ओलिवर को ढूंढ लेती है। शुरू में दोनों हिचकिचाते हैं, मगर जब कैरोल कुछ अल्फाज कहकर साबित करती है कि वह ठीक है तो दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। ओलिवर बताता है कि वह रोज स्लीप करता है, मगर उस पर कोई बदलाव नहीं आता। तब कैरोल को एहसास होता है कि उसकी स्लीप डिसऑर्डर की दवा ने उसे वायरस से महफूज बना दिया है। अचानक जीन उन्हें देख लेता है, मगर कैरोल उसे धक्का देकर अपने बेटे के साथ भाग निकलती है। खिड़की से जॉर्ज उन्हें देख लेता है और सड़कों पर उनका पीछा करता है। एक वीरान वेयरहाउस में टूटी खिड़की से वे छिप जाते हैं, मगर जॉर्ज भी अंदर आ जाता है और फिल्मी विलेन की तरह लंबा डायलॉग बोलता है। कैरोल चुपके से दरवाजे की तरफ बढ़ती है, मगर जॉर्ज पीछे से पकड़कर उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। तभी ओलिवर लोहे के औजार से अपने बाप पर वार करता है। जॉर्ज उसे पकड़ लेता है और इसी मौके पर कैरोल उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और दोनों फरार हो जाते हैं। बाद में वे एक खाली डिपार्टमेंट स्टोर में छिपते हैं, जहां कैरोल मेडिसिन सेक्शन से एक इंजेक्शन निकालकर ओलिवर को दिखाती है और कहती है कि अगर वह सो जाए तो उसे यह उसके दिल में लगाना होगा। वे खाने की तलाश करते हैं। इसी दौरान बेन का फोन आता है, जो बताता है कि उससे उनकी लोकेशन मिल गई है और वह जल्द पहुंच रहा है। माँ के फोन में मसरूफ होने के दौरान ओलिवर खून से सने एक दरवाजे की तरफ बढ़ता है, मगर कैरोल वक्त पर उसे रोक लेती है। कैरोल अंदर जाकर देखती है कि कई लोग जमीन पर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जिनमें एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल होता है। वह एहतियात से उसकी गन लेकर बाहर भागती है, दरवाजा बंद कर देती है और ओलिवर को दूर रहने को कहती है। कई घंटे गुजर जाते हैं, ओलिवर सो जाता है और कैरोल जागने के लिए हर मुमकिन चीज तलाश करती रहती है। यहाँ कहानी फिर उसी मुकाम पर आ जाती है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, मगर यह काफी साबित नहीं होता और आखिरकार कैरोल सो जाती है। उसी वक्त कमरे के अंदर मौजूद लोग जाग जाते हैं और दरवाजा तोड़ने लगते हैं। शोर सुनकर ओलिवर जाग जाता है, देखता है कि उसकी माँ सो चुकी है, तो वह फौरन सिरिंज लगा देता है, जिससे कैरोल जाग जाती है और ट्रांसफॉर्मेशन वक्त पर रुक जाती है। कैरोल अपने चेहरे से अजीब फ्लैश धोकर वॉशरूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि आखिरकार बेन आ चुका है। वह उसे गले लगाने दौड़ती है, मगर तुरंत समझ जाती है कि बेन भी इन्फेक्टेड हो चुका है। डर के मारे कैरोल पीछे हट जाती है जब बेन उसे एक नई सोसाइटी में शामिल होने की दावत देता है, जहां क्राइम, नफरत और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कांपते हुए कैरोल उस पर गन तान लेती है, मगर बेन दरवाजा खोल देता है और दूसरे इन्फेक्टेड लोगों को आजाद कर देता है, ये कहते हुए कि वे इम्यून लोगों से नफरत करते हैं और इशारा ओलिवर की
तरफ करता है। सब लोग बच्चे को पकड़ने दौड़ते हैं तो कैरोल तेजी से फायरिंग शुरू कर देती है और एक एक करके सबको मार गिराती है, मगर वह बेन को मारने की हिम्मत नहीं कर पाती, इसीलिए सिर्फ उसकी टांग में गोली मारकर ऑलिवर के साथ भाग निकलती है। बाहर आकर वे बेन की कार लेकर फरार हो जाते हैं। कैरोल पागलों की तरह ड्राइव करती है कि तभी स्टीवन का कॉल आता है, जो उसे एक एड्रेस देता है जहां हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा होता है। मेन रोड पर पहुंचते ही गाड़ियां उन्हें घेर लेती हैं और जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। कैरोल बेहोश हो जाती है। कई इन्फेक्टेड लोग कार के चारों तरफ जमा हो जाते हैं। ऑलिवर दरवाजे लॉक करके माँ को जगाने की कोशिश करता है। एक आदमी शीशा तोड़ देता है, मगर इन्फेक्ट करने से पहले ही कैरोल होश में आकर गाड़ी भगा लेती है और भीड़ को चीरती हुई निकल जाती है। कुछ पागल लोग कार की छत से लटके होते हैं तो कैरोल जानबूझकर टक्कर मारती है ताकि वे नीचे गिर जाएं। पुलिस कार्स भी टक्कर मारती हैं। आखिरकार एक जबरदस्त क्रैश होता है और आखिरी हमलावर दुकान की खिड़की से बाहर जा गिरते हैं। खुशकिस्मती से कार चलने लायक रहती है। कैरोल फोन पर स्टीवन की हिदायतें सुनते हुए आगे बढ़ती है। एक इन्फेक्टेड आदमी कार पर मोलोटोव कॉकटेल फेंक देता है, मगर कैरोल आग लगी कार के साथ भी नहीं रुकती और सही बिल्डिंग के पार्किंग एरिया तक पहुंच जाती है। कार एक पिलर से टकराती है। दोनों लिफ्ट की तरफ दौड़ते हैं। इन्फेक्टेड करीब आ जाते हैं, मगर उन्हें धक्का देकर दरवाजे बंद कर लेते हैं। आखिरकार वे छत पर पहुंचते हैं जहां स्टीवन और उसके फौजी दोस्त हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें बचा लेते हैं। कुछ वक्त बाद अमेरिका से बाहर के साइंटिस्ट्स एक वैक्सीन बना लेते हैं जिससे यह एलियन वायरस पूरी दुनिया से खत्म हो जाता है और जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाती है। वैक्सीन के लीड साइंटिस्ट स्टीवन मीडिया को बताता है कि जिन लोगों को टीका लगाया गया है उन्हें पिछले वाकयात की कोई याद नहीं रहेगी। इसी दौरान कैरोल जीन को गोद ले लेती है और अब बेन के साथ रिश्ते में होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं। बेन अखबार पढ़ते हुए लोगों के किए गए हिंसक जुर्मों पर कमेंट करता है और यह सुनकर कैरोल को एलियंस की वह पेशकश याद आ जाती है जिसमें अमन तो था मगर इंसानियत नहीं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।